अब आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए देहरादून से आती है खबर, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। 11 बजे का समय है बैठक का, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान और अब नुकसान की भरपाई, पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी इस कैबिनेट मीटिंग में। इसके अलावा पर्यटन, राजस्व, आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं, चर्चा की जा सकती है इन पर भी। सुनील लप्रभात हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। सुनील लप्रभात, काफी अहम है ये आज की कैबिनेट बैठक। कितने बजे बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं, किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है, विस्तृत जानकारी कैबिनेट बैठक की दें। देखिए कंचन, कैबिनेट मीटिंग अगले 5 से 10 मिनट के भीतर शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कुछ मंत्री सचिवालय में पहुंच चुके हैं। आज की जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो मेन बिंदु रहेगा, खासकर आपदा के मद्देनजर जिस तरह से पूरे प्रदेश में तबाही मची है, नुकसान हुआ है, उसके बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से जनजीवन को, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर किया जा सके, फिर से पटरी पर लौटाया जा सके। इसको लेकर आज बातचीत हो सकती है कि आगे अब इसके बाद जब बारिश थमने लगी है, इसके बाद किस तरह से सरकार कदम उठाएगी, क्या कुछ उपाय किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा है, तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट में एक लंबा विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड में सेटलमेंट पॉलिसी भी आ सकती है। बहुत संभव है कि ये पॉलिसी आज कैबिनेट के सामने रखी जाए और यदि इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो एक बड़ा फैसला उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में होगा कि उत्तराखंड अपनी सेटलमेंट पॉलिसी लाएगा और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे विभागों से भी जुड़े कुछ प्रस्ताव आज की मीटिंग में आ सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए सुनील लप्रभात। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। उधर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज 138वीं जयंती है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद वल्लभ पंत की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको नमन किया, याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंत जी की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मतलब अभी भी मानसून खत्म होने की राह पर नहीं है। लगातार बारिश आज भी रहने वाली है। कई इलाकों में तेज बारिश और कई इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है। उधर चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से हाईवे पर जैम लग गया। बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास में ट्रक फंसा हुआ देखा गया, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। उधर उत्तरकाशी से खबर, जहां पर कई घंटों से बंद गंगोत्री हाईवे बीआरओ ने खोल दिया। गंगोत्री हाईवे नालूपानी के पास में मलबा आने से बंद चल रहा है। हाईवे खुलने से यहां पर यात्री और स्थानीय लोगों ने बड़ी राहत ली है। गंगोत्री हाईवे हेलग्यूगार्ड और डबरानी के पास खोल दिया गया है। उत्तराखंड में इस बार बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उसकी बड़ी वजह पिछले 3 महीने में आए 16 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। धराली समेत प्रदेश में 75 बारिश कहर बनकर टूटी और इस बार हिमालय राज्यों में बारिश ने जिस तरह के हालात बनाए, ऐसा पिछले 25 साल में तो नहीं हुआ। मौसम के जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मानसून का पैटर्न बदला हुआ नजर आया है। इस साल पिछले 3 महीने में 16 बार पश्चिमी विक्षोभ की हिमालय राज्यों में एंट्री हुई, जिसकी वजह से अत्यधिक बारिश हुई है। भी बहुत अच्छा हो गया तो उसका इंटरेक्शन होता है।
ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून सर्कुलेशन का इंटरेक्शन होता है। सो मानसून सर्कुलेशन में बहुत मॉइस्चर फीड करेगा एंड ये बहुत डायनामिक्स क्लाउड फॉर्मेशन के लिए डायनामिक्स फेवर करेगा। इसके दोनों का वजह से ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होगा। इसके वजह से ये फ्रीक्वेंसी ये हेवी प्रेसिपिटेशन होता है। सो हेवी प्रेसिपिटेशन बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून सर्कुलेशन। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हिमालयन बेल्ट में क्लाइमेट चेंज का असर तेजी से दिख रहा है। पेड़ों का कटान हो रहा है, हालांकि वृक्षारोपण भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद पौधों की देखभाल नहीं हो रही। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ का होना इसका एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है। तो पेड़ों की कटाई तो लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप कोई सी भी सैटेलाइट इमेज को उठा के देख लें, एनआरएससी की इमेज उठा के देख लें, उसमें वो सब कुछ है। हमारा इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके जितनी हानिकारक गैसें हैं, जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है। तो इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, इसके बारे में कतई कोई दो राय नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बारिश की वजह से पिछले कुछ सालों में दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि समय पर चेतना जरूरी है, वरना आने वाले समय में स्थितियां और भयानक देखने को मिल सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नेपाल के राजनीतिक हालातों के चलते यहां पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम समीक्षा बैठक में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ चंपावत, उधम सिंह नगर और चंपावत के डीएम और पुलिस कप्तान के साथ ऑनलाइन जुड़े। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। वहां के उग्र आंदोलन के चलते नेपाल की सीमा पर चौकसी बरती जा रही है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर रोक लगने से यहां पर हालात खराब हो गए और सोशल मीडिया पर रोक लगाने से धधकी ये आग राजनीतिक रूप ले चुकी है। अब ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं, खासकर उत्तराखंड में, जहां पर भारत का 275 किलोमीटर का खुला बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है। यहां पर खासी चौकसी बरती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फरमान नेपाल की ओली सरकार पर भारी पड़ गया। पड़ोसी मुल्क के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस इलाके में काली नदी दोनों देशों की सीमाएं तय करती है। ऐसे में लिपुलेख से लेकर यूएस नगर तक पुलिस और एसएसबी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों को बॉर्डर पर अलर्ट मोड में रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए थाना पुलिस द्वारा भी लगातार पुलों पर चेकिंग की जा रही है और इस पर जो भी इनपुट प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय अभिसूचना इकाई है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने हेतु अवगत कराया गया है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके कई अवैध रास्तों से भी घुसपैठ होती रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अवैध रास्तों पर भी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से आने वालों पर साफ साफ निगाहें बनाए हुए हैं और यही नहीं, नेपाली सुरक्षा बल भी बॉर्डर इलाकों पर चौकस दिख रहे हैं। बदले हुए हालात में जब तक नेपाल की आग शांत नहीं होती, बॉर्डर इलाकों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर रुड़की के खंजरपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे वेनम सेंटर पर दिल्ली से आई पीपुल्स
फॉर एनिमल की टीम ने वन विभाग के साथ छापेमारी की है मिलकर। दर्जनों सांपों को अवैध तरीके से यहाँ पर रखा गया था और लाइसेंस का लंबे समय से रिन्यूअल नहीं किया गया था। सांपों का जहर भी स्टोर किया गया हुआ था। नियमों के खिलाफ वैनम सेंटर चलाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने सेंटर से 46 कोबरा, 16 रसेल वाइपर पकड़े और सभी सांपों को अपने साथ ले गई। सेंटर का संचालक मौके में नहीं मिला और सिर्फ केयरटेकर यहाँ पर मिले हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ रुड़की के अंदर नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो सांपों की तस्करी करता है और सांपों के जहर का व्यापार करता है। जो सांपों का जहर है, जितने भी ये आपके गिरोह हो गए जो रेप पार्टी आयोजित कराते हैं और नशे का और ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उन कुछ लोगों को ये सप्लाई करता है, जिसके अंदर एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों का नाम भी सामने आया है। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। देहरादून में तमाम कोशिशों के बाद भी ड्रग्स का धंधा करने वाले जितने लोग हैं, पुलिस का शिकंजा इनके ऊपर पूरी तरह से नहीं कस पा रहा है। अब इसका तोड़ निकाला गया है। एक ट्रेंड डॉग को इस काम में लगाया गया है। हालांकि इसके लिए रिटायर हो चुके डॉगी को सेवा विस्तार दिया गया है। आप इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। अक्सर देखा गया है कि नशा तस्कर छोटे छोटे कंसाइनमेंट तैयार कर इन्हें अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। ये पुड़िया इतनी चालाकी से छुपाई जाती है कि पुलिस को ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। देहरादून पुलिस की ANTF टीम के साथ जुड़ी है जेनी। 10 साल की ये फीमेल डॉग पहले ITBP की स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरी और अब पुलिस की छापेमारी में सबसे आगे रहती है। ये हर तरह के नशे की सामग्री, जिसमें गांजा, भांग, चरस, अफीम, हेरोइन, MDMA, स्मैक और कोकीन जैसे मादक पदार्थ भी शामिल हैं। जेनी के साथ पुलिस टीम जगह जगह छापे मार रही है, जिससे कुछ इलाकों में सुधार दिख रहा है। अब जो है, जब से आप लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे मतलब चेकिंग हुई और मतलब घर घर में मतलब वो हुआ, तब से तो अब कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं लगभग सभी को इंडिकेट करता था, भौंक के या जो भी जो हमें मतलब इंडिकेट दे सकता है, पूंछ हिला के या बोल के या पैर से डिगिंग करके। जेनी की खासियत है कि ये घर घर जाकर छोटे से छोटा नशे का पैकेट भी सूंघ कर पकड़ लेती है। हाल ही में हुई कई कार्रवाई में जेनी की मदद से ही पुलिस ने स्मैक और चरस बरामद की है। इतना ही नहीं, जेनी अब गाड़ियों में छुपाकर लाए गए नशे का भी भंडाफोड़ कर रही है। टूरिस्ट के आने की संभावना होती है या जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट होती है, क्योंकि सभी गाड़ियों के सभी बैग चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए बताया गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग डॉग्स का भी किया जाए, जिससे कि अगर कोई संदिग्धता मिलती तो तत्काल हम उसको पूरा फ्रेस्क और चेक कर सकें। पुलिस के मुताबिक नशे के खिलाफ लड़ाई में जेनी जैसी ट्रेंड डॉग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और खाकी का मानना है कि जेनी का ANTF से जुड़ना आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। SDM जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची यहां पर टीम ने शिवालिक नगर में गैस प्लांट तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान JCB मशीन से तमाम होटल, शोरूम, घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। BHEL की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ गई। CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव बड़ी जीत दर्ज की है। बड़े अंतर से ये चुनाव जीता है। आपको यहां बता देते हैं कि 452 कुल वोट उन्हें हासिल हुए हैं और वहीं इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज की है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। आप देखिए, जीत के बाद उनको बधाई देने का तांता शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और उसके बाद
गृह मंत्री अमित शाह फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जीत की शुभकामनाएं दी सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई हो गई और डीएम एसएसपी के साथ 5 तथाकथित किडनैप सदस्यों को सुनवाई जो उनकी की गई है। अब इस मामले में आयोग में निर्णय सुरक्षित रखा गया है। जो फैसला लिया गया है वो सुरक्षित रखा गया है। 1-2 दिन में आदेश जारी हो सकता है। और हमारा जी से भी यही हमने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई पे तुरंत रोक लगाए और दोबारा से चुनाव हो, दोबारा समिति बने, दोबारा सब मेंबरों को बुलाया जाए और जो जीते उसको आप मेंबर बनाइए। लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन जेन्युइन तरीके से आप पंचायत एक्ट के माध्यम से उस तरह से आप कार्रवाई करें। राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में एक बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, लेकिन इस खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे संभाल कर रखा जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखभाल के अभाव में 6 महीने के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हालत खराब होने लगी हैं। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। अभी कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में बेहतरीन राष्ट्रीय खेलों के जरिए यहाँ की स्पोर्ट्स स्पिरिट का उदाहरण पूरे देश में पेश किया गया, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित किए गए बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना आसान नहीं। ये बात अभी से साबित होने लगी है। इंडोर स्टेडियम से लेकर स्विमिंग पूल और फुटबॉल और हॉकी जैसे ग्राउंड की सही से देखभाल कैसे हो, ये बड़ा सिरदर्द बन चुका है। खेल विभाग अपने कम संसाधनों में इन्हें संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में कुमाऊं के इलाके में बने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए शासन से गुजारिश की गई है। इन द लॉन्ग टर्म हमने बेसिकली शासन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो एसेट्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए चाहे स्वयं से चाहे किसी अन्य माध्यम से किसी प्रोफेशनल बॉडी को देने के लिए उसकी भी यहाँ से रिकमेंडेशन है। दूसरी तरफ खेल फेडरेशन से जुड़े लोग सरकार को सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए किसी फेडरेशन या फिर संगठन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्तर पर इसे संभालना बेहद मुश्किल है। उत्तराखंड में काम कर रही हैं और इंडिया में काम कर रही है, उनसे संपर्क अगर आप करते हैं तो हर आदमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो स्टेडियम बने हैं हर आदमी इंटरेस्टेड है यहाँ आने के लिए, लेकिन वो कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को कि हम कैसे उसके साथ काम करेंगे, कैसे एग्रीमेंट करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड में हॉकी ग्राउंड से लेकर स्विमिंग पूल, फुटबॉल, रग्बी, निशानेबाजी जैसे 30 से ज्यादा गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन देखरेख के अभाव में इसके खराब होने का खतरा है। ऐसे में इस बेशकीमती इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड जल्द ही फाइलों से मुक्त होकर डिजिटलाइज हो जाएगा, जिस पर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड के 13 जिलों में पंचायत के बाद अब आयुष विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है, जिससे आयुष डॉक्टर अपने कार्यों को तेजी से करने के साथ ही टेलीमेडिसिन और एक्सपर्ट सलाह का काम भी हो सकेगा। मतलब आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए भी, दूसरा चीज़ कि अपनी जो डेली वर्किंग होती है उसमें भी उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो मंत्रालय, क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, वो पूरे संभव प्रयास कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा डिजिटाइज हो जाए। हमें जो भी हमें काम किए जाते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए भी, मेरे ख्याल हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बोल रहे हैं कि नो पेपर, क्योंकि एनवायरनमेंट से भी हमें उतना ही लगाव होना चाहिए जितना हम अपने पेशेंट्स से करते हैं। तो इसी उसके क्रम में जाते हुए ये
कोर्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और इसमें हम अपने सोशल मीडिया साइट्स में आयुष के मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में लोगों को काफ़ी जागरूक भी कर सकते हैं। उधर जोशीमठ में लगातार भालू दिखने से लोगों में दहशत बनी हुई है। कई जगहों पर शाम ढलते ही भालू दिखने लग जाते हैं। लोगों ने वन विभाग से भालू पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इलाके में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पौड़ी के तलीसैंड ब्लॉक में कई गांवों में इन दिनों भालू का आतंक बना हुआ है। भालू अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को मौत के घाट उतार चुका है। गांव की गौशालाओं को तोड़कर भालू हमला कर रहा है। हाल ही में एक गाय पर हमला किया भालू ने। तो वहीं भालू को पकड़ने की मांग लगातार की जा रही है। पिंजरा भी लगाया गया है। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग की गश्त भी बढ़ाई गई है। कुछ शिकायतें भी मिली थी और उसमें पिंजरे भी ला के लगा दिए गए हैं। वन विभाग के द्वारा भी लगातार गश्त किया जा रहा है और फिलहाल अभी पिंजरे में वो भालू है या जो भी है वो कैद नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी वन विभाग की टीम लगातार वहाँ पे दौरे कर रही है और वहाँ पे गश्त कर रही है और शीघ्र ही इसका समाधान होने की। उधर उत्तरकाशी में मौरी के 22 गांव में सोमेश्वर देवता के देवगोती मेले की धूम देखी गई। ग्रामीण अपने आराध्य देव सोमेश्वर के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में यहां पहुंचे हैं। लोग देवडोली के साथ लोक गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस मेले का एक और महत्व ये भी है कि इस समय भेड़पाल अपने भेड़ बकरियों के साथ बुग्यालों से वापस गांव आ जाते हैं, जिनका स्वागत ढोल बजाकर किया जाता है और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो माताएं बहनें और सब लोग बुजुर्ग युवा युवतियाँ और सभी पट्टियों से अडोर पट्टी, चाहे बड़ासू पट्टी, पंचगांवी पट्टी, इसके अलावा अन्य सिकतुर पट्टी, तमाम जगह से लोग यहाँ आए हैं। और आइए आपको अंत में दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी के पुरौला में नदी के तेज बहाव में नहाते वक्त हादसा हो गया। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगातार हादसे हो रहे हैं। रुड़की के सोनाली पार्क के पास में गंग नहर में डूब रहे एक शख्स को स्थानीय युवक ने बाहर निकाला है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अल्मोड़ा पुलिस ने 700 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को धर दबोचा, जो चरस लेकर हरियाणा जाने की फिराक में था। उत्तरकाशी में गुर्जर और छात्रों के बीच में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई गुर्जर छात्र घायल हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर शिकायत दर्ज करवाई। रामनगर में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के 2 मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। ठगों ने 4 लाख से अधिक की ठगी की है। रुद्रप्रयाग के बजीराबाद में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बिमला बुटोला का निधन हो गया है। काफी समय से बीमार चल रही थी। कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों के चयन के लिए फीडबैक ले रही है। चमोली के कर्णप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों को दिलाई गई हिमालय को बचाने की शपथ। और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की आज 138वीं जयंती। अल्मोड़ा में पंत पार्क में लगी गोविंद वल्लभ पंत मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए। 11 बजे की 11 खबरों के साथ लौट रहे हैं।